स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस के बीपीएससी करंट अपडेट की इस नई वीडियो में। मैं हूं सलमान और आज हम उन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि बीते हफ्ते राज्य में सुर्खियों में बनी रही, यानी कि वह खबरें आपके प्रश्न पत्र के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो उन खबरों के आधार पर जो भी सवाल बनाए गए हैं आज के इस एपिसोड में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या बनाया गया है। सवाल है, निम्नलिखित में से फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला या वाले राज्य कौन सा या कौन से हैं या हैं? विकल्प है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उपर्युक्त में से एक से अधिक या सबसे अंत वाला विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दरअसल अभी हाल ही में बिहार राज्य में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट लागू करने की बात की गई है और इसके साथ ही बिहार जो है भारत का चौथा राज्य बन गया है जहां पर फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू किया जा रहा है। इसके पहले अगर बात करें तो केरल, कर्नाटक और दिल्ली में यह रेगुलेशन लागू है। अब उनके बाद बिहार में भी यह लागू किया जा रहा है। इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो बिहार और कर्नाटक, जबकि उत्तर प्रदेश में यह रेगुलेशन लागू नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में अब शुरू किया जा रहा है, यानी लागू किया जा रहा है, और कर्नाटक में पहले से लागू है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो आइए इससे संबंधित थोड़ी सी अन्य बातों को भी देख लेते हैं। तो हाल ही में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, यह जो रेगुलेशन है यह वर्ष 2015 में आया था। अब बाद में इसमें संशोधन भी किया गया है, लेकिन अगर बात करें मोटे मोटे तौर पर तो हम बात यही करेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। इसे लागू किया जा रहा है कहाँ? बिहार में। और बिहार देश का चौथा राज्य बन गया है। इसके पहले 3 राज्यों केरल, कर्नाटक और दिल्ली में ही यह लागू था। अब बात करें इस रेगुलेशन की जो धारा 5 है वह क्या कहती है? इसके अंतर्गत राज्य फार्मेसी काउंसिल जो है राज्य में जो भी दवाओं के निर्माण से संबंधित या जो भी वितरण से संबंधित चीजें हैं या जो भी वितरण और निर्माण के स्थल हैं उनकी जांच भी कर सकता है। अब इसके लागू हो जाने से जो भी एक तरह से अवैध दवाओं का व्यापार होता है उस पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। तो निसंदेह यह बिहार राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल है, मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कितने जिलों का चयन किया गया है? विकल्प है 10, 14, 17, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले प्रश्न इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि शहद उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है या मीठी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, और 4 विकल्प दे देगा और आपको सही उत्तर बताना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मीठी क्रांति का संबंध जो है शहद उत्पादन से है। और अभी इसी के लिए यानी कि शहद उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए, यानी जो शहद से संबंधित उद्योग है उसमें जो संलग्न लोग हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराना और अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 17 जिलों का चयन किया गया है। तो विकल्प हो जाएगा सी। और यहां पर यह बात ध्यान देना है कि राज्य सरकार द्वारा नहीं, यह केंद्र सरकार द्वारा चुना गया है। बिहार के 17 जिले कौन कौन से हैं उनको अगर देखें तो यहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वो जिले हैं। औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों का चयन किया गया है। और इसमें एक बात यहाँ पर मुख्य है कि जो मधुमक्खी पालन से संबंधित इसमें जो लोग संलग्न हैं उसमें 30% रिजर्व कर दिया गया है महिलाओं के लिए, यानी कि मधुमक्खी पालन के मामले में 30% जो है महिलाएं संलग्न होगी। यहां पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि सवाल इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस जिले को नहीं चुना गया है, या मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए जिन जिलों को चुना गया है उनमें कौन कौन से जिले शामिल है। 4 जिला दे देगा और उनमें से कोई एक जिला शामिल रहेगा या 2 जिला शामिल रहेगा और विकल्प के अनुसार आपको उत्तर चुनना रहेगा। तो ये जो 17 जिले हैं ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत चयनित किए गए हैं। और यहां पर एक बात याद रखने वाली है कि यह केंद्र सरकार द्वारा चुना गया है, ना कि राज्य सरकार द्वारा। तो चलिए आगे चलते हैं। करमचट बांध कहां स्थित है? विकल्प है रोहतास, नालंदा, वैशाली, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो करमचट बांध जो है बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। रोहतास जिले में कहां पर अगर हम बात करें तो रोहतास जिले में दुर्गावती नदी पर यह स्थित है और यह मानव निर्मित एक बांध है जो कि वहां की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। यानी कि हम बात करें या जो बांध जहां पर स्थित है दुर्गावती नदी पर, यह काफी मनमोहक दृश्य है और यहाँ पर सनसेट पॉइंट भी लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर
सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लोगों की काफी भीड़ भी देखी जाती है। तो ये अगर हम देखें इसको मैप पर तो ये इसकी स्थिति यहाँ पर है और यह जो नदी है दुर्गावती नदी है। तो इस तरह से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा रोहतास हो जाएगा, यानी कि ए वाला। अगला प्रश्न है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहां बनाया जाएगा? विकल्प है भरगामा, रानीगंज, सिकटी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दरअसल ये जो तीनों स्थान का नाम दिया गया है यह अररिया जिले के प्रखंडों का नाम है और बिहार का जो दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाने वाला है वह अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में बनाया जाएगा। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। यहां पर कमेंट सेक्शन में आप सभी को यह बताना है कि बिहार में जो चिड़ियाघर अभी मौजूद है वह किस जिले में और किस प्रखंड में स्थित है, यह आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आइए इससे जुड़ी कुछ मुख्य बातों को भी देख लेते हैं। तो इसकी घोषणा जो है अगस्त 2020 में ही जो वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा स्टेट वाइल्ड लाइफ की बैठक में ही की गई थी। यानी कि जो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है इसकी घोषणा वर्ष 2020 में ही मुख्यमंत्री जी ने कर दिया था। और अभी इसकी बात करें तो यह कितने एकड़ में फैला होगा? 289 एकड़ में, और यह काफी करीब है नेपाल और पश्चिम बंगाल से, जिसकी वजह से जो भी आसपास के पक्षी हैं वो आ करके यहाँ पर अपना जमावड़ा लगाए रहते हैं। और यह कहाँ पर है? अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रानीगंज। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल बनाया गया है राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना के अंतर्गत ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और सिल्वर पदक जीतेंगे उनके सम्मान के लिए उनको पुरस्कार स्वरूप राज्य सरकार जो है उनको कुछ राशियां देगी। और इन राशियों को देने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य है वो मुख्य रूप से यह है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी राज्य के खिलाड़ी हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और राज्य का नाम रोशन करे। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा खेल पुरस्कार व सम्मान योजना शुरू की गई है और इसी के अंतर्गत खिलाड़ियों को यह धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। तो अगर बात करें ओलंपिक खेलों में जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतेगा तो उसे 2 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। वही सिल्वर मेडल की अगर हम बात करें तो उसके लिए 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जो खिलाड़ी जीतेगा उसके लिए 1 करोड़ रुपया पुरस्कार स्वरूप राज्य सरकार देगी। तो यहां से प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। यहां पर थोड़ा सा डिटेल में है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आगामी मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके लिए जो पाठ्यक्रम है उसकी शुरुआत दृष्टि संस्थान की ओर से कर दी गई है और यह कक्षाएं जो है ऑनलाइन मोड पर होंगी जो कि दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से आप सभी तक उपलब्ध होंगी। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं आप सभी को मिलेंगी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य सुविधाएं दृष्टि संस्थान की ओर से आप सभी को दी जाएंगी। इसमें प्रवेश से संबंधित या कोई अन्य जानकारी आप सभी चाहते हैं तो इस दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर के दृष्टि संस्थान के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। सवाल बनाया गया है निम्नलिखित में से बिहार की किस योजना को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर यानी CBIP अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? विकल्प है हर घर नल का जल योजना, गंगा जल आपूर्ति योजना, जल जीवन हरियाली योजना या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर यानी CBIP अवार्ड 2022 जो है बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना को प्रदान किया गया है और यह किसने दिया है? तो केंद्र सरकार द्वारा एक संस्था स्थापित की गई है जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर नाम दिया गया है और यह जो संस्था है जल संसाधन, ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन परियोजनाओं को प्रत्येक वर्ष सम्मानित करता है। और इसी के अंतर्गत जो बिहार की योजना है गंगा जलापूर्ति योजना, इसके अलावा फाल्गु नदी पर स्थित जो है गयाजी डैम को भी
इसके द्वारा सम्मानित किया गया है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर आपको है वो कौन सा है? बी वाला, यानी कि गंगा जलापूर्ति योजना। लेकिन यहां पर अगर एक विकल्प के रूप में गया जी डैम भी दिया होता तो आपका उत्तर डी वाला हो जाता, लेकिन यहां पर चूंकि नहीं दिया है विकल्प में तो उत्तर सिर्फ बी वाला होगा। लेकिन आपको यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि गंगा जलापूर्ति योजना के साथ साथ फाल्गु नदी पर स्थित गया जी डैम को भी इसमें शामिल किया गया है, यानी कि इसको भी पुरस्कार दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फाल्गु नदी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर गया डैम बना हुआ है। तो आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि यह जो गया जी डैम है जो फाल्गु नदी पर बनाया गया है, यह किस जिले में स्थित है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला सवाल है, पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान राज्य बजट में किया गया है? विकल्प है 150 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपए, 90 करोड़ रुपए, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में राज्य का बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य में जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके लिए अलग अलग धनराशि आवंटित की गई है। साथ ही साथ कुछ अन्य योजनाएं, नई योजनाएं भी शुरू की गई है। इसी के अंतर्गत जो भी पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं उनमें प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए बजट में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर सी वाला हो जाएगा। इससे जुड़ी अगर कुछ बातों को देखें तो राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना, इसके अंतर्गत जो भी पॉलिटेक्निक संस्थान है उनमें नए एवं उभरते हुए तकनीकी से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसके लिए, यानी उनके उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल शामिल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT जिसे हम संक्षिप्त रूप में कहते हैं वो भी शामिल है, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आदि में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और इसके लिए कितना पैसा दिया गया है? वर्ष 2023-24 के बजट में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। विश्व की पहली सैंड बैटरी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा स्थापित की गई है? विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, फिनलैंड, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विश्व की पहली सैंड बैटरी जो है फिनलैंड के द्वारा स्थापित की गई है। इससे संबंधित या जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातों को अगर देखें तो सबसे पहले यह जो बैटरी होगी यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से महीनों तक ऊष्मा को स्टोर करने में सक्षम होगी। अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अगर बात करें तो रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं जिनसे कि ऊर्जा को बार बार बनाया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है, तो वहां से क्या करता है, यह ऊर्जा स्रोतों को महीनों तक स्टोर करने की क्षमता रखती है यह बैटरी। और यह बैटरी किसने बनाई है? फिनलैंड में इसको इंस्टॉल किया गया है, स्थापित किया गया है। फिनलैंड में एक कंपनी है पोलर नाइट एनर्जी कंपनी, तो यह कंपनी का नाम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जिसने इसका विकास किया है। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो यह एक उच्च तापमान तापीय ऊर्जा भंडारण है एवं रेत या रेत जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है इस बैटरी के अंतर्गत। और यह रेत में ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करती है और कम ऊष्मा चालकता के कारण, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सैंड होता है या रेत होता है या रेत जैसी कोई अन्य सामग्री हो तो उसकी जो ऊष्मा चालकता है वह काफी कम होती है, जिसकी वजह से जो ऊर्जा है उसकी हानि भी कम होती है। तो इसमें काफी समय तक, काफी लंबे अरसे तक ऊर्जा को स्टोर करके रखा जा सकता है, जिसका निर्माण पोलर नाइट एनर्जी कंपनी ने किया है। और देश की बात करें तो यह फिनलैंड में स्थापित की गई है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। और फिनलैंड के बारे में आप सभी को एक बात यह भी पता होना चाहिए कि फिनलैंड जो है वहाँ के जो लोग हैं उनकी रैंकिंग की अगर बात करें खुशहाली के मामले में तो फिनलैंड जो है विश्व में सबसे खुशहाल देश है, नंबर 1 पर है। तो इस तरह से प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं के बीच स्वरोजगार बढ़ाने के लिए राज्य बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? विकल्प है 250 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए, या 2500 करोड़ रुपए, या चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या सबसे अंत में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राज्य बजट में ही महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाएं जो कि स्वरोजगार लगाना चाहती है, तो महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 250 करोड़ रुपए
आवंटित किया गया है। इसके अंतर्गत अगर हम कुछ अन्य बातों को देखें तो योजना कौन सी है? महिला उद्यमी योजना। इसके अंतर्गत महिलाओं में स्वरोजगार बढ़ाया जाने की कोशिश की जाती है, यानी कि राज्य की जो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हैं वह स्वरोजगार में संलग्न हो और आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वहीं अगर बात करें जो भी राज्य में महिलाएं हैं उनमें साक्षरता ज्यादा बढ़ सके, यानी कि इसके अलावा राज्य में महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ रुपयों के आवंटन किया गया है इसके अंतर्गत, जिसमें मुख्य रूप से इंटर उत्तीर्ण करने वाली अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपए तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। और इसके लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर विकल्प में 2 राशियां दी हुई हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहायता के रूप से 600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है सरकार के द्वारा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्राथमिक कार्य है। विकल्प है देश की वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन, देश की वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन, देश की वित्तीय प्रणाली का संचालन, क्रेडिट एवं मुद्रा प्रणाली का संचालन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या सबसे अंत में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का भी बैंकर कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत। तो इसका जो प्राथमिक कार्य है देश की वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन एवं संचालन करना है। तो प्रश्न का सही उत्तर डी वाला हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो सी वाला विकल्प है यह भी आरबीआई का ही एक भाग है, जो कि आरबीआई इसको करता है, क्रेडिट एवं मुद्रा प्रणाली का संचालन, लेकिन यह इसका कार्य नहीं है, यह बल्कि इसका उद्देश्य है। इसके उद्देश्यों में क्रेडिट एवं मुद्रा प्रणाली का संचालन, करेंसी नोटों को जारी करना भी शामिल है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर सिर्फ यही 2 विकल्प सही है। तो लिहाजा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए इससे जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातों को भी देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब की गई थी? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को एक वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका प्राथमिक कार्य जो है वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन और संचालन करना है। वहीं इसके उद्देश्यों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बैंक नोट जारी करना, मूल्य स्थिरता हासिल करने की दृष्टि से भंडार बनाए रखना। भंडार बनाए रखने का मतलब यहाँ पर है कि इसके पास जो मुद्राएं आरक्षित होती हैं उनको बनाए रखना, क्रेडिट और मुद्रा प्रणाली को संचालित करना आदि, ये इसके उद्देश्यों में शामिल है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो एक विकल्प दिया हुआ है वह उसका उद्देश्य है, ना कि कार्य है। अब बात कर ले आरबीआई के कामकाज की। तो आरबीआई का जो कामकाज है केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार 4 वर्ष के लिए की जाती है। और अभी इसके वर्तमान की अगर हम बात करें जो गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास जी हैं। तो ये इससे संबंधित काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और अभी 1 अप्रैल आने वाला है, तो 1 अप्रैल के दिन ही इसकी स्थापना भी की गई थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तथ्यात्मक सूचनाएं काफी ज्यादा हैं। तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल, और आज के इस सवाल के साथ हम अपने एपिसोड को यहीं पर विराम देंगे। हमें उम्मीद है इन प्रश्नों के माध्यम से जिन सूचनाओं और तथ्यों को आप तक पहुंचाया गया वह प्रश्न पत्र के लिहाज से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।